So in this video, I'll be talking about how to decode the articles, the newspaper articles, and how one information or one article can give you a perspective for across the papers of GS1, GS2, GS3, GS4, etc. using one information or one news that can be utilized across the papers. This is in context of UPSC syllabus. Okay, so we all know that it's been in the news recently about the Sikachi factory, pharmaceutical factory blast. And here in the Hindu, today's article, Sunday, July 6th, there was an article in the newspaper saying what are the lessons from the Telangana blast. Okay, so in this article, I'm not going to read word by word the article, but basic news, I'm sure you guys know about it. How in this article the context can be used for various subjects. Okay, that we'll see. The first thing is only I'll be talking about what is highlighted. You can go through the article on your own. ठीक है, सो अभी व्हाट इज़ इट टॉकिंग अबाउट कि सिकाची इंडस्ट्रीज़ में व्हाट वाज द मटेरियल यूज. तो एक मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहा था वो, तो मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज. तो अब ये माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज क्या है, दैट कैन बी यूज्ड इन द साइंस पेपर. साइंस के लिए आपके पास एक मे बी प्रिलिम्स के लिए, दिस इज़ नॉट फॉर द मेंस कॉन्टेक्स्ट, बट एक माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज क्या है, दैट इज़ मेड ऑफ वुड पल्प. ठीक है, वुड पल्प से बनाया जाता है, विच बिकम्स अ पाउडर. दिस इज़ बेसिकली अ कैरियर ऑफ मेडिसिन. ठीक है, एक नॉन रिएक्टिव कैरियर ऑफ मेडिसिन है ये. सो दिस इज़ अबाउट माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये वुड पल्प से बनाया जाता है, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ वी कैन से डस्ट ब्लास्ट ड्यू टू इट. ठीक है, विच इज सस्पेक्टेड टू हैव ब्लोन अप. तो ये एक आपके पास साइंस की इन्फॉर्मेशन हो गई. ठीक है, अब आप डस्ट पॉल्यूशन में कहीं भी या डस्ट एक्सप्लोजन में इसका यूज़ कर सकते हो. ठीक है, एक एज एन एग्जाम्पल. ठीक है, उसके बाद रेगुलेटरी फेलियर हुआ था. ठीक है, व्हाट वाज द रेगुलेटरी फेलियर. अब इसको आप देखो, रेगुलेटरी बॉडीज़ हमारे GS2 के कॉन्टेक्स्ट में है. ठीक है, GS2 के सिलेबस में वेयर दे टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, क्वासी जुडिशल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड सम अदर रेगुलेटरी बॉडीज़. तो इस रेगुलेटरी बॉडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में हमको यहाँ पे दिखता है कि CPCB जो कि हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसका एक मैंडेट था यहाँ पे कि जो भी फैक्ट्रीज़ हैं उनके बाहर एक बोर्ड पे इट शुड बी रिटन कि व्हाट आर द पोटेंशियल पॉल्यूटेंट्स या पोटेंशियल पॉल्यूशन किस चीज़ का हो सकता है. अब इस फैक्ट्री के बाहर ये नहीं लिखा था. उससे क्या होता है लिखने से कि जब भी कोई डिज़ास्टर होता है तो उनको क्लू मिल जाता है कि हाउ डू वी पुट ऑफ दिस फायर. देयर मे बी डिफरेंट सब्सटेंसेज यूज्ड, अगर इलेक्ट्रिकल फायर है, अगर किसी पॉल्यूटेंट का फायर है, तो अलग तरीके से किस तरह से हम आग बुझाएंगे या किस तरह से डिज़ास्टर रिस्पॉन्स होगा, दैट इन्फॉर्मेशन उनको उस बोर्ड के पॉल्यूशन पोटेंशियल से मिल जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं था. तो ये एक रेगुलेटरी फेलियर है. सो वेन एवर यू टॉकिंग अबाउट दिस बॉडी और वेन एवर देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन रेगुलेटरी फेलियर और क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पे दिस कैन बी अ पोटेंशियल एग्जाम्पल फॉर दैट. ठीक है, सो द फायर फाइटिंग एंड डिजास्टर रेस्क्यू ऑपरेशन दे आर गाइडेड बाय दिस इन्फॉर्मेशन जो कि डिस्प्लेड नहीं थी. ठीक है, दैट इज़ वाई क्या हुआ, एक डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में डिले हो गया. ठीक है, तो अब ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी यूज़ हो सकता है कि डिज़ास्टर को आप कैसे मैनेज करें. तो पीरियोडिक चेक्स और ये सब होने चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सो दैट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स जो है वो डिले ना हो. ठीक है, एंड इमीडिएटली एन एक्शन कैन बी टेकन, अ फास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स. सो सी डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपका GS3 का पेपर है. ठीक है, उसके अलावा GS2 में आपका ये वाला आ गया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का. उसके बाद देखते हैं अब हाउ कैन यू यूज़ इट इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है दैट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. यहाँ पे खुद दिया है कि इंडिया विथ तेलंगाना एज इट्स हब हैज़ इमर्ज्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एंड US इज़ वन ऑफ द major destinations or the biggest market for export, Indian medical export. ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें इकोनॉमिक्स में व्हेनेवर देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन द पोटेंशियल ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसके जो चैलेंजेस हैं उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये चैलेंजेस में ट्रस्ट का चैलेंज है. क्योंकि अब ऐसे इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स जब भी होते हैं, सो इट्स नॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी बट इट्स अबाउट द इंटायर इंडस्ट्री, द ट्रस्ट इन द इंटायर इंडस्ट्री. तो ऐसे क्या होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट कॉज होता है, एंड देयर इज़ अ ट्रस्ट
deteriorate होता है, ठीक है, among the customers. So pharmaceutical industry as a whole is impacted by this such kind of laxity. उसमें जब हम challenges लिखेंगे तो उसमें हम एक example लिख सकते हैं in GS3 paper in economics when you are talking about कि क्या potential है या pharmaceutical, because India is becoming a pharmaceutical hub, तो इसका contributions to GDP and along with that एक example in the challenges it can become. Along with that let's see environment में इसके क्या aspects हैं. नाउ एक तो इसमें हम सोसाइटी का एक एस्पेक्ट की अर्बनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस में हम लिख सकते हैं इन सोसाइटी कि इसको एक एग्जांपल देते हुए कि ये जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं ये एक इंडस्ट्रियल एरिया में थी दैट वाज फार ऑफ फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, बट अब क्या हो रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन इतना बन गया है तो नाउ दिस इज़ सराउंडेड बाय रेजिडेंशियल एरियाज़, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं. अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस में जब हम लिखते हैं कि यू नो पोल्यूशन का चैलेंज है और हेल्थ का चैलेंज है, ठीक है, तो उसमें हम एक चैलेंजेस में वी कैन राइट अबाउट दिस ऑल्सो इन द हेल्थ व्हेन वी टॉक अबाउट इन सोशल जस्टिस. तो हम हेल्थ में इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का जो डिस्चार्ज होता है, जो इफ्लुएंस होते हैं, जो टॉक्सिक वो होते हैं, उससे क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है. इस वाला जो एग्जांपल है ये दिस इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ द मूसी रिवर विच इज़ बीइंग हाईली पोल्यूटेड एंड इट इज़ होल्डिंग अ 22nd पोजीशन इन द फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड रिवर्स. ठीक है, इसको आप एग्जांपल एज एनवायरनमेंट में भी दे सकते हो जो पोल्यूशन की बात आती है. इसको आप एग्जांपल हेल्थ में भी दे सकते हो कि फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन रिवर्स की वजह से एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी क्रिएट होता है. ठीक है, दैट इज़ दिस जो चैलेंज है फॉर पब्लिक हेल्थ. ठीक है, क्योंकि उसका डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है. तो आप देख रहे हो अक्रॉस द पेपर्स यू कैन यूज़ वन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. आप एक आर्टिकल से कितने सारे एग्जांपल्स बना सकते हो. ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ यू नो द फार्मास्यूटिकल सेक्टर हैज़ अ हाई पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, सो वी कैन कैपिटलाइज इट, बट हमको ये वाले सारे एक्सीडेंट्स और ये सारी चीज़ें ना हो, एक्सप्लोजन्स एक्सीडेंट्स ना हो, इसका वी हैव टू टेक स्पेशल केयर. सो यू कैन सी आप सोशल जस्टिस में इसको यूज़ कर सकते हो, आप सोसाइटी में इसको यूज़ कर सकते हो, आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हो, इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हो, पॉलिटी में यूज़ कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में यूज़ कर सकते हो, इवन फॉर साइंस. तो देखो आप एक आर्टिकल इज़ बेनिफिशियल फ्रॉम you know multi-dimensional perspective. So that is how you have to relate the article and the information in it to relate to varied subjects. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग पढ़ना है, आपको यूज़ करना आना चाहिए कि आप एक इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ कर सकते हो. दैट वे योर इन्फॉर्मेशन और योर यू नो द कंटेंट विल बी लिमिटेड बट यू विल बी एबल टू यूज़ इट अक्रॉस पेपर्स. सो दैट वाज इट. तो अभी जब आप कभी भी आर्टिकल पढ़ते हो तो उसको एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से सोचो कि इसको मैं हर पेपर में कैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, कैसे एग्जाम्पल बना सकता हूँ या बना सकती हूँ. ठीक है, दैट वाज इट फॉर टुडे. टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.